नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट तो नज़दीक है, ज़्यादा दिन बचे हैं नहीं। गणित शिक्षण विधियों के लिए आपके लिए रीट लेवल 1 जिनके गणित है और रीट लेवल 2 जो साइंस मैथ वाले हैं उनके लिए गणित शिक्षण संबंधित ये मैराथन क्लास है। नाथ पब्लिकेशन के ये संपूर्ण क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन सहित क्वेश्चन है। गणित शिक्षण संपूर्ण आपके टॉपिक वाइज हो जाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ अंत समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है और अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। मित्रों, आपके लिए ये मेहनत हो रही है गणित शिक्षण विधियों के लिए। मुझे पता है कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है गणित शिक्षण विधियों के लिए, क्योंकि एक जगह अतिरिक्त सामग्री गणित शिक्षण की मिलती है नहीं। तो उसी के लिए आपके लिए ये क्लास है जहाँ संपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सप्लेन सहित, और ज़रूर यहाँ से सवाल आपके गणित शिक्षा शास्त्र के आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पहला सवाल ये नाथ पब्लिकेशन के मित्रों क्वेश्चन है। रीट मेंस के लिए भी आपके लिए ये बहुत अच्छे साबित होंगे सवाल। गणित शिक्षा शास्त्र साथ में तैयार हो रहा है। ह्यूरिस्टिक या जो खोज विधि है उसके संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है? ह्यूरिस्ट या खोज विधि के संबंध में सत्य कथन नहीं है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में गणितीय अभिवृत्तियाँ विकसित की जा सकती है। बिल्कुल ये सत्य कथन है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में जांच करने की भावना जागृत होती है, ये भी सत्य कथन है। समस्या समाधान विधि और प्रोजेक्ट विधि भी खोज विधि के अंतर्गत ही आती हैं, ये भी सत्य कथन है। तो इसमें से कोई भी असत्य कथन है ही नहीं, ये सारे कथन है वो सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। इस विधि में बालक स्वयं खोज करता है और प्रश्न व वार्तालाप भी करता है। ये विधि एक अभिवृत्ति के रूप में कार्य करती है। आर्मस्ट्रॉन्ग इस विधि के जन्मदाता है, ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के। तो बेहतरीन सवाल पहला। सेकंड क्वेश्चन है आगमन विधि। आगमन विधि है वो उदाहरण से सूत्र की ओर अग्रसर होती है, सही है। इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ठोस और टिकाऊ होता है, ये भी सही है। ये विधि बहुत अल्पवयी है। आगमन विधि के यहाँ आगे लिखा नहीं, आगमन विधि का दोष है एक, सॉरी, ये सारे आगमन विधि के गुण हैं। ये विधि बहुत अल्पवयी है और नवीन विषय के ज्ञान हेतु उपयोगी है। नवीन विषय के ज्ञान हेतु उपयोगी। तो ये सारे कथन है आगमन विधि के बारे में, सत्य कथन है, कोई दोष यहाँ है ही नहीं, ये सारे गुण हैं। तो यहाँ सा नहीं आना चाहिए था। तो ये सारे गुण लिख दिए, आगमन विधि के गुण है ये सारे। उदाहरण से सूत्र की ओर अग्रसर होती है, प्राप्त ज्ञान ठोस टिकाऊ होता है, ये विधि बहुत अल्पवयी है और नवीन विषय के ज्ञान हेतु उपयोगी है। अगला सवाल है निम्न में से आगमन विधि वो किन परिस्थितियों में उपयोगी विधि है? इससे सूत्रों को व्युत्पत्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। नियमों को सूचित किया जाता है, इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन होता है। तो ये सारे कथन है वो आगमन विधि इन सभी में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि है उसके कितने चरण है? आगमन विधि के चरण है वो 4 है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। पहला चरण है उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर प्रक्षेपण है, फिर व्यापकीकरण और सत्यापन। ये आगमन विधि के चरण है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, ये सवाल बनने की संभावना बढ़ती है। अगला सवाल है निम्न में से क्या एक आगमन विधि का लाभ नहीं है? लाभ नहीं आगमन विधि का, ये एक वैज्ञानिक विधि है, सही है। ये विधि स्वयं करके सीखने पर बल देती है, ये भी सही है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना श्रम साध्य है, तो ये लाभ ना होकर के थोड़ा सा दोष माना जाता है। ये रटने की आदत को हतोत्साहित करती है, ये भी सही कथन है। आगमन विधि का दोष है ये श्रम साध्य ज़्यादा है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारा श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। व्याख्या देख लेते हैं। आगमन एक धीमी प्रणाली है, यह श्रम साध्य और शिक्षक के लिए कठिन परिश्रम वाली होती है, मगर यह मूर्त से अमूर्त और सरल से जटिल की और नियमों का पालन करती है, तो यह मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। अगला सवाल है निगमन विधि के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। निगमन विधि सूत्र से उदाहरण की ओर अग्रसर होती है। इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है, क्योंकि यह रटने पर बल देने वाली विधि है। आगमन व निगमन विधि एक दूसरे की पूरक है, यह सत्य कथन है। तो इस प्रकार ये तीनों कथन है वो सही है, ऑप्शन डी इसका सही माना जाएगा। निगमन विधि है वो छात्र केंद्रित नहीं है, अतः इसे अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। यह मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत की पालना नहीं करती, सूत्र रटना शीघ्र भूल जाने का कारण बनता है। अगला सवाल, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है कि जो समस्या समाधान विधि है उसके कितने चरण हैं? समस्या समाधान विधि के 5 चरण हैं, आपको ध्यान रखना। 5 चरण कौन कौन से हैं ये भी ध्यान रखना है।
सबसे पहला तो समस्या को पहचानना, फिर समस्या का विश्लेषण, अपेक्षित गणितीय संबंधों की खोज करना, हल ज्ञात करना और उत्तर की जांच करना। तो ये 5 चरण है समस्या समाधान विधि के। समस्या समाधान विधि का लाभ कौन सा नहीं है? ये विधि प्रकृति से वैज्ञानिक है। ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये विधि निचली कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये विधि छात्रों में सामूहिक भावना विकसित करती है। तो ये लाभ नहीं है, ऑप्शन स वाला। प्रकृति से ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। एक्सप्लेन देखते हैं। इस विधि के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अधिगम है वो सहजता से नहीं हो पाता, क्योंकि बालक इतने अभ्यस्त नहीं होते कि समस्याओं पर चर्चा कर सके। कभी कभी ये विधि विद्यार्थी में रुचि और प्रेरणा विकसित नहीं कर पाती है। तो ये समस्या समाधान विधि का लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि के क्रम में निम्न में से क्या असत्य है? विश्लेषण विधि के बारे में असत्य कथन है, ये विधि ज्यामिति में बहुत उपयोगी है। इस विधि द्वारा सवाल के कठिन पक्षों का विश्लेषण किया जाता है। ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ये विधि छोटे बालकों के लिए भी उपयोगी है। यह कथन असत्य है, क्योंकि ये विधि तर्क आधारित है। इस कारण ये लंबी प्रक्रिया और प्राथमिक स्तर के छोटे बालकों के लिए ये कम उपयोगी है, क्योंकि उनमें तर्कना शक्ति का विकास कम होता है। तो ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी है। यह असत्य कथन है विश्लेषण विधि के बारे में। नेक्स्ट कथन है, क्वेश्चन है, विश्लेषण व संश्लेषण विधि के संबंध में निम्न तथ्यों पर ध्यान देना है। विश्लेषण विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर, जबकि संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग करते हैं। विश्लेषण विधि में खोज कार्य को प्रोत्साहन मिलता है और संश्लेषण में खोजे गए तथ्यों का संक्षेप करते हैं। विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक और खोजपरक है, मगर पाठ्यपुस्तक अधिकांशतः संश्लेषण विधि में ही लिखी जाती है। तो इनमें सही कथन है ये तीनों। बेहतरीन ये क्वेश्चन है संश्लेषण और विश्लेषण विधि के बारे में, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है। ये विधि वैज्ञानिक नहीं है, ये असत्य कथन है। ये विधि वैज्ञानिक है, स्थूल तथ्यों पर आधारित विधि है। इसमें विषय की सीमा निर्धारित नहीं होती, उससे इतर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निरीक्षण और तर्क करने की क्षमता का इसमें विकास होता है। ये विधि बाल केंद्रित है, प्रयोगशाला विधि, तथा करके सीखने के सिद्धांत का पालन करती है, अतः यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी और व्यवहारिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से सत्य कथन का चयन करना है। कथन 1 है कि प्रयोगशाला विधि में उपकरणों प्रयोगशाला निर्माण में व्यय अधिक होता है। भारतीय विद्यालय में अभी इस तरह की आर्थिक परिस्थितियाँ मौजूद नहीं है। कथन 2 है कि प्रयोगशाला विधि में बालक स्वयं करके सीखते हैं, मगर अध्यापक की क्षमता और सूझबूझ भी इसमें उपयोगी भूमिका का निर्वहन करती है। तो इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं और सत्य कौन से हैं ये देखना है। तो इसमें दोनों कथन है वो सत्य है। तो संपूर्ण गणित शिक्षण विद्या, जो गणित शिक्षा शास्त्र, आपके 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, रीट लेवल 1 वालों के लिए और सेकंड लेवल जो साइंस मैथ के उनके लिए। तो आप इस क्लास से ज़रूर 10 या 12 नंबर कवर कर दोगे, आपको ये मेरा वादा है। इस क्लास से आपको, इस मैराथन क्लास से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए बहुत से संसाधन उपकरण आवश्यक है, अतः ये विधि खर्चीली है और समय भी अधिक लेती है। छोटे बालक इस विधि से नहीं सीख पाते, क्योंकि उन्हें उपकरणों के सही प्रयोग की समझ नहीं होती। तो ये दोनों कथन है वो सत्य है। अगला सवाल है, सबसे पहले शिक्षण में खेल के महत्व को स्वीकार करने वाले शिक्षाविद कौन थे? तो वो थे फ्रोबेल। खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी कुक थे। उन्होंने पले हुए पुस्तक लिखी, मगर फ्रोबेल ने सर्वप्रथम संपूर्ण ज्ञान को खेल आधारित बनाने का विचार दिया था। तो सबसे पहले फ्रोबेल ने महत्व स्वीकारा था खेलों का शिक्षण में, लेकिन प्रवर्तक खेल विधि के वो है हेनरी कॉल्डवेल कुक। इनमें से क्या खेल विधि का एक दोष है? खेल विधि का दोष है कि प्रत्येक बच्चा विलक्षण होता है। ये विधि विलक्षणता पर ध्यान नहीं देती, ये एक दोष है। ये बालकों का सर्वांगीण विकास करती हैं, सत्य कथन है। ये बालकों को स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में अध्ययन का अवसर देती हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये सत्य कथन है। ये विधि बाल केंद्रित है। रुचिपूर्ण वातावरण में बालक खेल खेल में स्वयं करके सीखता है, तो उसका ज्ञान स्थायी होता है। खेल के दौरान बालक क्रियाशील रहता है, इसमें सामाजिकता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त का क्षेत्रफल
पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। एक्सप्लेन देख लो। वर्त के क्षेत्रफल का शिक्षण करने के लिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना है। शिक्षक उन्हें वर्त के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरण दिखा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। ये विधि गणित को एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रस्तुत करती है। यह मूर्त सामग्री के साथ काम करने के लिए छात्रों की रुचि को उत्तेजित करती है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है, गणना संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? खेल विधि द्वारा। प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण के लिए प्रारंभिक स्तर पर खेल विधि सबसे उपयुक्त विधि है। तो दोनों में से सबसे बेहतर है वो खेल विधि मानी जाएगी। अगला सवाल है, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्न के पश्चात किया जाना चाहिए। विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण का प्रयोग करना है। विश्लेषण विधि का प्रथम प्रयोग कर उसे प्राप्त तथ्यों को और पदों के विश्लेषण को आखिर में संश्लेषण विधि के प्रयोग द्वारा क्रमबद्ध रूप प्रदान कर ज्ञात उपपत्ति तक पहुंचाया जाता है। तो दोनों विधियों का साथ में प्रयोग करना है, पहले विश्लेषण फिर बाद में संश्लेषण। अगला सवाल है, निम्न में से किस शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? प्रायोजना विधि को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में समूह द्वारा मानसिक चित्रण, साहचर्य, अमूर्तीकरण, विवेचन, विश्लेषण द्वारा ज्ञात विचारों से अज्ञात विचारों की खोज का प्रयास किया जाता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में शिक्षण कराने में कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती? तो वो है व्याख्यान। किंडरगार्टन फ्रोबेल विधि। इस विधि में फ्रोबेल ने बच्चों को पौधों के रूप में और शिक्षकों को बागवान के रूप में चित्रित किया है। किंडरगार्टन विधि में जो फ्रोबेल की विधि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? रेखागणित। रेखागणित से आकृति व संरचना का ज्ञान होता है जो चित्र निर्माण में प्राथमिक आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित के सूत्रों की रचना करते हैं? विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि में। विशिष्ट उदाहरण होता है और सामान्य नियम होता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि विशिष्ट यानी उदाहरण से व्यापकता या सामान्यकरण की ओर जाती है, यानी नियम बनता है, एक नियमीकरण होता है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना। प्रयोगशाला विधि है वो करके सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें छात्रों को प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव प्रदान करने वाली गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है? प्रयोगशाला विधि में। विलियम किलपैट्रिक गणित की किस शिक्षण विधि के संस्थापक हैं? तो प्रायोजना विधि के संस्थापक हैं। विद्यार्थियों की निष्पत्तियों को उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करता है कौन? लोकतांत्रिक वातावरण। अगला क्वेश्चन, प्रच्छा प्रतिमान का प्रवर्तन किसने किया? रिचर्ड सचमैन द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह प्रतिमान वैज्ञानिक धारणा और वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, जो छात्रों को विद्वतापूर्ण प्रच्छा या पूछताछ के लिए प्रशिक्षित करता है। इसमें छात्रों को पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे वे अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? बंद प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करते हैं। विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए समग्रता के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी यानी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? ये सवाल एग्जाम आ चुका है, प्रोफेसर यशपाल। मित्रों, हम संपूर्ण गणित शिक्षा शास्त्र की मैराथन क्लास देख रहे हैं एमसीक्यूज के साथ, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अनुभव का शंकु है वो किसकी देन है? एडगर डेल। संचय आलेख के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इससे विद्यार्थियों को उसके संदर्भ में न कि समूह के विकास के संदर्भ में देखा जाता है, तो ये सही नहीं है। ये विद्यार्थियों की रुचियों, मूल्यों और क्षमताओं को जानने में सहायक है। संचय आलेख यह अध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को पृष्ठ पोषण भी प्रदान करता है। इसमें बालक के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है। प्राक कथन उद्देश्य विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक है दैनिक पाठ योजना के।
प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग ये सोपान किसके? हर्बर्ट उपागम के। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण व प्रयोग में निम्न में से क्या सावधानी रख सकते हैं? तो ये सभी सावधानी रखनी है। शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, विषय की स्पष्टता हो और उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो। शिक्षण अधिगम सामग्री है उस कम लागत में जहाँ तक हो सके अनुपयोगी पदार्थों से बनाया जाना चाहिए। ये सुंदर, स्पष्ट और कक्षा कक्ष में ले जाने योग्य होनी चाहिए। सहायक सामग्री का जनक किसे माना जाता है? फ्रोबेल को। सहायक सामग्री प्रयोग से क्या होता है? छात्रों ज्ञानेंद्रियों का उद्दीपन होता है, छात्रों में वेदना और अवबोधन होता है, छात्र प्रत्यक्षीकरण करता है। फ्लेलन बोर्ड है वो काम आता है, क्या काम आता है? चित्र चिपकाने के लिए। फ्लेलन बोर्ड 36:48 के एक तख्त पर फ्लेलन का कपड़ा चिपका कर बनाया जाता है। चार्ट, चित्र वगैरह पीछे सैंड पेपर लगाकर इस पर चिपकते हैं। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग क्या है? गुणन और विभाजन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 20 रुपये गणक या स्लाइड रूल एक यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर है। ये एक यांत्रिक युक्ति है जिसका उपयोग है मुख्य रूप से गुणा और भाग करने के लिए किया जाता है। गणित शिक्षण व अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में। गणित शिक्षण की सहायक सामग्री इनमें से ये सभी है। नेपियर पट्टियाँ हैं, लघुगणक सामग्री, ज्यामिति बॉक्स। जॉन नेपियर जो 1550-1617 जिसने लॉगरिदमिक टेबल का आविष्कार किया था, ने सरल गणना उपकरण को बनाया था। नेपियर की पट्टियों का उपयोग बड़ी संख्या को एक अंक संख्या से गुणा करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह ये गुणन को जोड़ की श्रृंखला तक कम कर देता है। अगला सवाल है, निम्न में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है? चित्र विस्तारक दृश्य साधन है। ये एक दृश्य सहायक सामग्री है जो छोटी अपारदर्शी छवियों और मानचित्रों को स्क्रीन पर बड़ा करके उन्हें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने में मदद करती है। चित्र विस्तारक यंत्र में शामिल सिद्धांत एक अपारदर्शी सतह से प्रकाश को परावर्तित करने के सिद्धांत पर काम करता है। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है। कौन सा पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों की ज्ञान की सीमा को सीमित करना ये उद्देश्य नहीं है। विषय विभिन्नता के दर्शन करना, कल्पना शक्ति विकसित करना, स्वाध्याय के प्रति रुचि पैदा करना ये उद्देश्य है। इसमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। जिल्द है वो आंतरिक रूप में नहीं, बाह्य रूप में है। शिक्षक सहायक सामग्री का गुण है परिशुद्धता, प्रासंगिकता, रोचकता ये सभी। गणित में निम्न में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं किया जा सकता है? भिन्न किट या संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। जियो बोर्ड क्या है? ये एक आयताकार या चौकोर आकार का बोर्ड होता है जिसमें समान दूरी पर किल्ले होती हैं। इसका उपयोग ज्यामितीय आकृतियों और आलेखों को दिखाने के लिए किया जा सकता है। विभिन्न आकृतियों को दिखाने के लिए रबर बैंड का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो दृष्टिबाधित बालक है उनके लिए ये उपकरण सहायक होता है। टेलर्स अबेक्स यह एक पॉकेट आकार की गणना करने वाला उपकरण है जिसमें मोतियों को बुनियादी अंक गणितीय कार्यों के साथ साथ गणना की अधिक उन्नत प्रक्रियाओं को करने के लिए स्थानांतरित किया जाता है। सर्वे दृश्य सामग्री का वर्गीकरण एडगर डेल द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? ये महंगे होते हैं, ये गलत है। आसानी से पुनः पेश किया जा सकता है, पोर्टेबल होते हैं, दृष्टिबाधित छात्रों की मदद करते हैं। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को पर्दे पर दिखाया जाता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर डीवीडी प्लेयर से कनेक्ट होकर इससे उत्पन्न छवियों को इनपुट लेता है और उन्हें बड़े स्क्रीन, दीवार या अन्य किसी फ्लैट सतह पर प्रोजेक्शन द्वारा बड़े आकार में पुनः पेश करता है। शिक्षक सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहयोग करती है, प्रेरित और प्रभावित करती है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाली सामग्री है। यह सारी है, ब्लैक बोर्ड है, मानचित्र है, पाठ्यपुस्तक है। समाचार पत्र कैसे शिक्षण सामग्री है? यह दृश्य सामग्री है। विभिन्न सर्वदर्शी सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव शंकु देने वाले विद्वान है एडगर डेल। निम्न में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? मानस मानचित्र इसको कहा जाता है। नाटक अभिनय उदाहरण है दृश्य और सर्वे दोनों का। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री इनमें से दृश्य सर्वे सामग्री। चित्र विस्तार के यंत्र है वो किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है? यांत्रिक दृश्य सामग्री है। कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है? श्रुति लेख।
निरीक्षण, साक्षात्कार, छात्रों द्वारा बने शिक्षा मॉडल जैसे गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधियाँ हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है सारी है: वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है? मूल्यांकन प्रविधि नहीं है, ये सवाल है, तो तैयारी कोई प्रविधि नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है इन सभी से: शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन विधि से, अधिगम अनुभवों से। गणित शिक्षण के अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, यह वांछनीय है। अगला क्वेश्चन है, गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? पक्षता का सिद्धांत नहीं है। पाठ्यवस्तु का अधिगम का निष्पक्षता का होता है। गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है? पाठ्यवस्तु का सिद्धांत, अधिगम और समानता का सिद्धांत, ये दोनों। विद्यार्थी में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी योजना वांछनीय है? विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता का मूल्यांकन का महत्वपूर्ण होना चाहिए। गणित के शिक्षण अधिगम पर किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। इनमें से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? मापन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीकी है, यह सारी है: छानबीन करना, स्व विश्लेषण, तुलना करना। निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब वह परीक्षण के निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है? तो वो विश्वसनीयता होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीमा क्या है? अनुमान लगा सकते हैं, निर्माण में कठिनाई है, जटिल प्रक्रिया को न माप सकना, ये सारी सीमा है। अगला क्वेश्चन है, ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया को ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त किया, तो वो मूल्यांकन कहलाएगी। भावनात्मक पक्ष है, उससे संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है अनुमूल्यन से। अनुक्रिया तत्पश्चात अनुकरण कर उस अनुकरण के द्वारा क्रिया करना, वो अनुक्रिया कहलाता है। अनुमूल्यन उस अनुक्रिया के पश्चात हम उसको मूल्यांकन करते हैं कि वह सफल सिद्ध हुआ कि नहीं, वो अनुमूल्यन होगा। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थिति को क्या कहते हैं? प्रस्तावना। प्रकरण तक पहुंचने के लिए पाठ के प्रारंभ में प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उन्हें नए प्रकरण से जुड़ा महसूस हो सके। प्रस्तावना करते समय ध्यान रखें कि प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना जरूरी है। प्रश्नों का मूल पाठ पर आधारित होना भी जरूरी है। प्रश्नों हेतु उचित समय का होना और प्रश्नों में उचित दृश्य सर्वे सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है अभिव्यक्ति का इसमें अभाव होता है। कक्षा 2 के बालकों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो इस समस्या का क्या कारण है? इसका कारण है सामूहिकीकरण की समझ का उसमें अभाव है। विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं समाधान निकालने को प्रेरित करना चाहिए। तो ये कथन किस विधि पर लागू होता है? ह्यूरिस्टिक विधि पर। यह विधि बालकों को स्वयं खोज करके सीखने हेतु प्रेरित करती है। ये कथन है वो हर्बर्ट ने कहा था। संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा प्रत्यय गलत है? विश्लेषण के पहले नहीं आती, बाद में आती है। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रिया कौन सी है? योग, वैकलन, गुणा, भाग, ये 4 मूलभूत संक्रिया है। अगला सवाल है, गणित का सहसंबंध सबसे ज्यादा किस विषय के साथ होता है? वो होता है विज्ञान के साथ। अगला सवाल बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है, गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह ग्रंथ लिखा था। 9वीं सदी में ये मैसूर के महावीराचार्य थे। इन्होंने गणित सार संग्रह लिखा जिसमें इन्होंने लघुत्तम समाप्रत्यय निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया है। उन्होंने दीर्घवृत्त के अंदर निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का भी सूत्र इसमें लिखा है। इस पर ब्रह्मगुप्त ने भी काम किया था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है, सभी आवश्यक हैं: उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करना,
छात्रों की सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान और पर्याप्त अभ्यास कार्य। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के ब्लूप्रिंट है, वो है प्रश्न पत्र की आधारशिला। उपचारात्मक शिक्षण की क्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक प्रत्येक बालक का पिछड़ापन दूर ना हो जाए तब तक करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणित सीखने में चित्रों और रेखांकनों का उपयोग किया जाता है दृश्य साधन के रूप में। बालकों में मूल्य व गुण विकसित होते हैं अनुभव से, प्रशिक्षण से, दोनों से। अगला क्वेश्चन सवाल है, गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी दक्षता पर निर्भर करती है? वो शिक्षक की दक्षता होनी चाहिए। गणित शिक्षण में अधिगम निर्योग्यता का आकलन कौन से परीक्षण द्वारा कर सकते हैं? निदानात्मक परीक्षण द्वारा। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पता लगता है कि बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, शिक्षण उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त हुए, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली है। तो ये सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है मित्रों। ये सारे रेखा गणित हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी होगी? रेखा गणित हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विश्लेषण और संश्लेषण विधि सबसे उपयुक्त होगी, ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, क्षेत्रमिति पढ़ाते हुए शिक्षक आगे बढ़ने से पहले सभी सूत्र लिख कर देता है। यह तरीका दर्शाता है कि वह किस विधि का अनुपालन कर रहा है? वो निगमन उपागम का पालन कर रहा है। गणित शिक्षण में चार्ट रेखा चित्र का प्रयोग बालक के किस कौशल को प्रेरित करता है? क्रियात्मक कौशल को। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, ये कहने वाले कौन है? यह हॉगबर्न है और इस वाले एग्जाम में आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता के कारण। अगला सवाल है, गणित के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है गणना संबंधी कौशल। गुणन सारणियों को याद करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा प्रशिक्षण व अभ्यास द्वारा। संख्या संरचना के परिचय का प्रथम चरण क्या होता है? गिनना। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है वो विश्लेषण विधि। निदानात्मक परीक्षण आदर्श शिक्षण में उपयोगी है, परामर्श निर्देशन में उपयोगी है और उपचार की व्यवस्था में भी उपयोगी है। गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति वो तार्किक है। गणित की भाषा का अंग है, संकेत है, सूत्र है, संख्याचर, ये सारे हैं। गणित है अमूर्त विज्ञान है। जहाँ जेब्रा है वो है गणित पढ़ाने का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समस्या के कारण की पहचान पर, यहाँ यानी कि निदानात्मक कार्य पर ज़्यादा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करेगी। सही कमजोरी का पता लगा है तो सम आकलन रिक्त स्थान प्रदान करता है और चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करने के लिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वो आंतरिक अभिप्रेरणा, सम आकलन आंतरिक अभिप्रेरणा देता है। गणित में सम आकलन अधिक में सुधार करेगा क्योंकि उनकी अपनी समझ का निर्माण करता है। यूनिसेफ समर्थित पहल यूनिसेफ ने एक पहल बाला, वो क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ये मित्रों C10 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बेहतरीन सवाल है। बाला है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका पूर्ण रूप है। जिनमें से कौन सा बच्चों को दिनों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? वो क्विज नहीं अच्छा है। जिनमें से गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है कक्षा संचालन की, इसमें से जिनमें से गणित शिक्षण प्रमुख समस्या गणित शिक्षण की शिक्षण विद्या, गणित उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, शिक्षण विधि विज्ञान। इस तरह का प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि जब चारों ऑप्शन प्रश्न के जवाब में सही हो तब उस सबसे बेस्ट ऑप्शन जो यहाँ कक्षा संचालन है, क्योंकि ये चारों में विस्तृत विकल्प है और बाकी तीनों इसी के भाग है, इसका चयन करना है आपको। तो कक्षा संचालन है वो प्रमुख समस्या इनमें से मानी जाएगी। निम्न में से क्या गणित शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? गणित के प्रति अरुचि,
समाकलन की किस तकनीकी में शिक्षार्थी अपने प्रदर्शन में तो पुनरावृत्ति, गलतियों आदि का पता लगाने का प्रयास करता है? तो आत्मविश्लेषण। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंक के बीच संबंध दिखाता है वो पाई चार्ट। देखो, सुनो और समझो, ये किस विधि को इंगित करता है? प्रदर्शन विधि को। गणित की किस विधि का मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना है? तो वो प्रायोजना विधि है। गणित का विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्व क्या है? ये सारे महत्व हैं ज्ञान और कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस हेतु होता है? गणना के लिए। एक प्रश्न पत्र की अलग अलग परीक्षकों द्वारा जांच करने पर अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, तो प्रश्न पत्र में किस गुण का अभाव है? तो उसमें विश्वसनीयता का अभाव हुआ। बालकों को ज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को आवश्यक है कि अभिप्रेरणा विधि का प्रयोग करना, शिक्षण विधि का और मूल्यांकन विधि, इनका सभी का प्रयोग करना है। आगे क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में जो अंक गणित है, अंक गणित शिक्षण का महत्व कौन सा नहीं है? नौकरी पाने हेतु कोई महत्व नहीं, घरेलू उपयोग, व्यावसायिक उपयोग, व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए। गणित शिक्षण में ज्ञान को स्थायित्व मिलता है आगमन विधि से। विज्ञान उस सीमा तक ही सत्य है जहाँ तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। ये कथन किसका है? कांट का है, और बेहतरीन कथन है, आपको ये इसको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। भारतीय गणित के इतिहास की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? ऋग्वेद से। बलून के शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में व्यवस्थापन है, वो किसका भाग है? भावात्मक पक्ष में आएगा वो। मिलर और मेगर उपागम के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो दोनों कथन सत्य हैं, आपको ये ध्यान रखना है। मेगर उपागम ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के उद्देश्य से संबंधित है, जबकि जो मिलर उपागम है वो मनोशारीरिक उद्देश्य पक्ष से संबंधित है। और ये दोनों उपागम अपूर्ण है और अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाली मानसिक योग्यताओं की अवहेलना करते हैं। दोनों कथन सत्य है। RCEM उपागम का विकास कहाँ किया गया? क्षेत्रीय महाविद्यालय मैसूर में। अगला क्वेश्चन है, गणित के ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना NCERT के अनुसार किस उद्देश्य की प्राप्ति है? अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति। क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करना वो अवबोधात्मक में आएगा, अवबोधात्मक। निम्न में से मूल्यांकन उपागम का सोपान नहीं है। उपचार की योजना बनाना, यह सोपान नहीं होगा। शैक्षणिक उद्देश्य का निर्धारण, सीखने का अनुभव प्रदान करना, व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करना, ये मूल्यांकन उपागम के सोपान माने जाते हैं। गणित शिक्षक के लिए पाठ योजना की उपयोगिता है, ये सभी प्रश्न पूछने की कुशलता का विकास, परिकल्पनाओं संबंधी कौशल का विकास, सामान्यकरण की क्षमता का विकास। क्या एक ह्यूरिस्टिक विधि का दोष नहीं है? यह बालक को खोजी बनाती है, यह गुण है। प्राथमिक कक्षाओं में अनुपयुक्त है, खर्चीली विधि है, अत्यधिक समय बर्बाद करती है। अभिकर्मित अनुदेशन है, वो क्या है? शिक्षण विधि है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। अवरोह अभिकर्मित अनुदेशन के प्रवर्तक कौन है? थॉमस एल गिलफर्ड। निम्न में से आगमन विधि के बारे में सत्य कथन है। मनोवैज्ञानिक विधि है, सूत्र से उदाहरण की ओर अग्रसर होती है। ये विधि अल्पवयी है, यह सत्य नहीं है। उदाहरण से सूत्र की ओर ये अग्रसर होती है, तो ये सत्य नहीं, इसका ब आएगा। आगमन विधि है वो उदाहरण से सूत्र की ओर चलती है, नियम की ओर चलती है, तो ये कथन है वो असत्य कथन है, बाकी सारे सत्य कथन है। अमूमन आगमन विधि से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। संक्षेप में इसके गुण, दोषों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है, तो वह सकारात्मक सूत्रों का सहयोग लेता है। इसे ही आगमन उपागम कहते हैं। इस उपागम में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और विश्लेषण से संश्लेषण सूत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। लाभ क्या है? ये एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान है वो प्रश्न आधारित है। इसमें प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। सुन करके सीखने के सिद्धांत का पालन करती है। ये विवेचन करके सीखने पर आधारित है और रटन प्रणाली को ये कम करती है। ये सारे लाभ हैं। दोष देख लो, इसके दोष हैं अधिक समय और परिश्रम लगता है इसमें, शिक्षक को अधिक श्रम और तैयारी करनी पड़ती है, पाठ्य पुस्तक इस आधार पर नहीं बनाई जाती। आगमन विधि के चरण ये इंपॉर्टेंट है, 4 चरण है। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण पहले, फिर परीक्षण, फिर व्यापकीकरण और फिर सत्यापन। ये 4 उदाहरण हैं, आपको ध्यान रखना है। 4 सोपान है आगमन विधि के। सूत्र क्या है आगमन विधि के?
मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्यकरण की ओर। आगमन और निगमन विधि के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। निगमन आगे चलती है, आगमन पीछे चलती है, यह असत्य है। आगमन आगे, निगमन पीछे। आगमन और निगमन एक दूसरे के पूरक हैं। आगमन विधि में समय अधिक लगता है जबकि निगमन में समय कम लगता है। आगमन मूर्त से अमूर्त जबकि निगमन अमूर्त से मूर्त की ओर अग्रसर होती है। तो निगमन है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन से पहले आगमन का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि के गुण देख लो। सरलता है, निश्चितता है, निष्पक्षता है, आंकड़ों का संकलन नहीं करना पड़ता, सर्वव्यापकता है, आगमन की पूरक है और अल्पवयी है। दोष, प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता, रटने को बल मिलता है, मनोविज्ञान का पालन नहीं करती, प्रेरणादायी व रुचिकर नहीं है। समस्या समाधान विधि है वो छोटे बच्चों के शिक्षण में उपयोगी नहीं होती क्योंकि प्राथमिक स्तर के बालकों में समस्या समाधान का पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बालकों की समझ और परिपक्वता इतनी नहीं होती कि वह चर्चा में भाग ले सके, इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में ये विधि अधिक उपयोगी नहीं है। समस्या समाधान विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। समस्या समाधान विधि में अधिगम होता है ज्ञात विचारों से अज्ञात विचारों की ओर, पुराने विचारों से नए विचारों की ओर, सरल से जटिल की ओर होता है। समस्या समाधान है एक जटिल व्यवहार है। इस व्यवहार में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। छात्र के समक्ष ऐसी समस्यात्मक परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनमें वह स्वयं चिंतन, तर्क और निरीक्षण के माध्यम से समस्या का हल ढूंढ सके। बेहतरीन एक्सप्लेन समस्या समाधान विधि के बारे में पढ़ा। विश्लेषण विधि सबसे अधिक उपयोगी है ज्यामिति में। विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पाठ्य पुस्तकें अधिकांशतः विश्लेषण विधि पर लिखी गई है, यह असत्य है। विश्लेषण में खोज करने जबकि संश्लेषण में प्राप्त निष्कर्षों का संक्षेप प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषण चिंतन क्रिया की विधि है जबकि संश्लेषण चिंतन के बाद उपपत्ति तक पहुंचने का साधन है। पाठ्य पुस्तकें अधिकांशतः विश्लेषण विधि पर नहीं लिखी गई, संश्लेषण विधि पर आधारित है। विश्लेषण के पश्चात संश्लेषण किया जाता है, यह सत्य कथन है। संश्लेषण विधि के बारे में सत्य कथन है, यह सारे कथन सत्य है। संश्लेषण सिद्ध कर सकती है मगर समझा नहीं सकती। यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। इस विधि से अज्ञात निष्कर्ष को ज्ञात नहीं किया जा सकता। संश्लेषण विधि के बारे में संश्लेषण विधि का एक्सप्लेन। संश्लेषण का अर्थ है उस वस्तु को जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना तथा उसे पुनः एकत्रित कर देना है। इस विधि में किसी समस्या का हल एकत्रित करने के लिए उस समस्या से संबंधित पूर्व ज्ञात सूचनाओं को एक साथ मिलाकर समस्या को हल करने का प्रयत्न किया जाता है। प्रयोगशाला विधि के बारे में असत्य कथन है। प्रयोग केवल प्रयोगशाला में ही संभव है, बाहर नहीं, यह असत्य है। ये विधि छोटे कक्षों के लिए अनुपयोगी है, खर्चीली है, अधिकांश विद्यालयों में सामग्री उपलब्ध नहीं है, स्थूल तथ्यों पर आधारित ज्ञान स्थायी रहता है। बहुत सारे प्रकरणों में प्रयोगशाला से बाहर भी प्रयोग संभव है, जैसे पहाड़ की चोटी की ऊंचाई ज्ञात करना, ट्रैक बनाना, तो इसलिए केवल प्रयोगशाला में संभव है, यह सत्य नहीं है। समुच्चय विधि में उदाहरणों के माध्यम से आसानी से पढ़ाया जा सकता है, ये कथन सत्य है। पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए? दोनों को प्रेरित करने वाला हो, यानी बालकों को प्रेरित करता हो, अध्यापक को भी प्रेरित करने वाला हो। गणित की चुनौतियों के संबंध में सत्य कथन, ये सारे सत्य हैं। गणित की जीवन की समस्याओं से नज़दीकी नहीं है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में समन्वय नहीं है। पाठ्यक्रम में यथेष्ट बदलाव समय पर संभव नहीं हो पाते, तो गणित की चुनौतियाँ आएंगी संपूर्ण। निम्न में से गणित सीखने की संकल्पना है। सभी बच्चे गणित सीख सकते हैं, सभी बच्चों को गणित सीखना चाहिए, यह सीखने की संकल्पना है। गणित ऐसा विषय है जिसके शिक्षण से छात्रों में अनियमितता, विधिवत रूप से कार्य करने का अभ्यास होता है, क्योंकि जब तक गणित में प्रक्रियाओं को नियम और विधिपूर्वक हल नहीं किया जाता तब तक शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार गणित नियमित रूप से और विधिवत रूप से कार्य करने की क्षमता छात्रों में उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरूप परविधि की सहायता से बना सकते हैं क्या? ये सभी बना सकते हैं। सुडोकु, जादुई वर्ग, पहेलियाँ। सुगमकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि गणित के कक्षा में बालक भयमुक्त होकर प्रश्न पूछ सके। माहौल समावेशी और भरोसेमंद होना चाहिए ताकि छात्रों को लगे कि उनके विचारों को सुना और महत्व दिया जाता है। गणित संग्रहालय में गणित का शिक्षक क्या रख सकता है? सभी रख सकता है। विभिन्न प्रकरणों पर अभिक्रमित अनुदेशन, गणित के महान विद्वानों के चित्र और बुलेटिन बोर्ड। गणित संग्रहालय के माध्यम से गणित को रोचक और सजीव बनाने के लिए वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है ताकि छात्र के मानस पटल पर एक स्थायी चित्र उपस्थित हो सके। अगला क्वेश्चन है,
रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है फीडबैक प्रदान करना। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है जो शिक्षण प्रक्रिया में सफलताओं और असफलताओं से संबंधित है। इसका उपयोग निर्देश देते समय छात्रों की सीखने की प्रगति की निगरानी के लिए इसको किया जाता है। जांच सूचियाँ वो प्रदर्शित करती हैं संज्ञानात्मक भाव परिवर्तन में संपन्नता को और भावात्मक भाव परिवर्तन में संपन्नता को, दोनों को। अगला सवाल, गणित की पुस्तक की किसी जटिल आकृति को अध्यापक श्याम पट पर स्वयं नहीं बना सकता तो उसे क्या करना चाहिए? उसको चित्र विस्तार के अंदर का प्रयोग करना चाहिए। यह एक दृश्य सहायक सामग्री है जो छोटी अपारदर्शी छवियों और मानचित्रों को स्क्रीन पर बड़ा करके उन्हें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने में मदद करती है। किसी विशेष इकाई प्रकरण में लिखित नियत कार्य योगदान देते हैं। इन सभी में योजना बनाने में, रचना करने में और हल करने में। किसी कार्य या अध्ययन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में किसी को सौंपा गया कार्य असाइनमेंट या नियत कार्य कहलाता है। गणितीय पोर्टफोलियो में इनमें से क्या विषय वस्तु शामिल कर सकते हैं? तो सभी शामिल कर सकते हैं छोटा प्रोजेक्ट, गणितीय अनुसंधान और स्वमूल्यांकन सामग्री। गणित के छात्रों के पोर्टफोलियो में छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का एक संग्रह हो सकता है जिसमें गृह कार्य, परीक्षण, कक्षा के नोट्स, प्रश्नोत्तरी, दत्त कार्य, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला रिकॉर्ड, गणितीय मॉडल, गणितीय शब्दावली, शोध, छात्र जनित समस्याएं, ये सारे गणित के छात्रों को पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित शिक्षण सहायक सामग्री है वो है प्रयोगशाला। यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव संभव है। समाकलन की किस तकनीकी में शिक्षार्थी अपनी गलतियों, अपने प्रदर्शन और पुनरावृत्ति का पता लगाने का प्रयास करता है? आत्मविश्लेषण में। समाकलन स्वयं को आकलन करने और समीक्षा करने की प्रक्रिया है। किसी की क्षमता और कमजोरी का मूल्यांकन करना और उसके अनुसार काम करना, ये सब आकलन का हिस्सा है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस उपागम का अनुसरण निगमनात्मक विधि द्वारा किया जाता है? व्यक्तिगत अधिगम की मांग करना। निम्न शब्द समस्या के प्रकार को पहचानना है। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल है? यह समस्या है वो सादृश्य संकलन समस्या है। सादृश्य संकलन में क्या होता है? इसमें दो राशियों के बीच के संबंध को ये पूछकर या बताकर पता लगाता है कि एक की तुलना में कितना अधिक या कम है। अगला सवाल है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, तो वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो वो है दृश्यीकरण स्तर पर। गणित शिक्षा में ज्यामितीय विचार का वैन हिल मॉडल, ये क्या है? वैन हिल मॉडल एक सिद्धांत है जो बताता है कि छात्र ज्यामिति कैसे सीखते हैं। इस स्तर पर दृश्यीकरण यानी मूल दृश्यीकरण या पहचान, ये इनका स्तर है। वैन हिल का मॉडल है छात्रों के ज्यामिति कैसे सीखते हैं इसके बारे में। तो ये थे मित्रों संपूर्ण नाथ पब्लिकेशन के गणित शिक्षा शास्त्र के बारे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित, व्याख्या सहित हमने ये सवाल देखे मित्रों। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ से आपको 10 या 12 नंबर देखने को मिलेंगे। आपके 10 क्वेश्चन पक्के और यही सवाल इसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो ये L1 और L2 जो साइंस मैथ के उनके लिए ये बेहतरीन क्लास साबित होगी। मैराथन क्लास है मित्रों। क्लास कैसे लगी ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और PDF ज़रूर आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वीडियो के नीचे, तो ये वहाँ आपको PDF संपूर्ण मिल जाएगी। नाथ पब्लिकेशन की ये बेहतरीन क्वेश्चनों की संपूर्ण PDF। थैंक यू वेरी मच।